Hi everyone, welcome back to my YouTube channel मन्नू इशू ACCA क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अगेन क्वेश्चन का नाम है क्लियर को। एंड क्वेश्चन ही नहीं करेंगे बल्कि कहाँ स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते वो चीज़ भी हाईलाइट करूंगी सो दैट आप एग्जाम देते वक्त आपका माइंड एक्टिव रहे एंड उस चीज़ को उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम में ढूंढे सो दैट इट विल सेव योर मार्क्स। ठीक है, बिकॉज 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। बिकॉज कोई जो 49 आके फेल हुआ रहता है उनसे पूछो उनका दर्द क्या है। इसीलिए आई विल हाईलाइट दोज मिस्टेक एज वेल। सो बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक इट्स लास्ट, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन फुल सॉल्व कर दिया, फुल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन कोई मेंबरशिप आपको नहीं पे करना है, इट्स फ्रीली इट्स फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, अदरवाइज मे बी कमिंग फ्यूचर में आई एम प्लानिंग टू हैव मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ऑन माई वीडियो। ये एक बार खत्म हो जाए कॉपलान की, देन आई विल ऑब्वियसली हैव दोज सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप रूल्स। सो टिल दैट प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो फाइन। क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर हेल्पिंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लियर को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। सी क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर मतलब क्लियर कंपनी। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका नॉलेज टेस्ट करता है फ्रॉम द अकाउंट्स प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, तो योर इनिशियल फोकस इज अपन ईयर इन अपन अकाउंटिंग फॉर अमाउंट्स ड्यू टू द बिजनेस। ओके, सो यहाँ से हम लोग एक चीज देखेंगे ईयर इन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्लियर को कंपनी का नाम, ये कंपनी है। सो टास्क 1 क्या कहता है, ऑन स्पेसिफिक रिसीवेबल ऑफ 3500 इज 4 month old and is now considered to be the irrecoverable. Additionally, it has been agreed with another credit customer who also supply goods to Clearco on a credit that amount of 4750 will offset against their respective receivable and payables balance due to each other. All right. So पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो राइट ऑफ का इन्होंने हमसे क्या पूछा है, राइट ऑफ का जनरल आई मीन अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या होगा। सो राइट ऑफ करते वक्त पहले तो हम लोग ये बैलेंस रिसीवेबल में था, ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर से आने वाला था अब कस्टमर से नहीं आएगा। दैट मीन्स जो पहले हम लोग ने डेबिट किया रिसीवेबल, नाउ वी विल डू क्रेडिट। सो क्रेडिट होगा आपका रिसीवेबल। अब नाउ इसको हम लोग एक्सपेंस में फेंकेंगे, पीनल में दिखाएंगे एज अ बैड डेट या फिर इरिकवरेबल डेट। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, ये एक्सपेंस अगर दिखा रहे हैं तो डेबिट। सो अलाउंस फॉर रिसीवेबल नहीं होगा, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोविजन प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, इट्स वेरी प्रिटी मच श्योर कि हमको पैसा नहीं आएगा। सो अलाउंस फॉर रिसीवेबल को हम लोग हिट नहीं करेंगे। इरिकवरेबल डेट की बात की, यस हम लोग इसको डेबिट करेंगे एंड अमाउंट विल बी 3500। एक चीज और यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये डॉलर बोला है ना, यहाँ पे कोई 30 कॉमन नहीं है। सो मेक श्योर टू चेक द फॉर्मेट। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स की बात ही नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है। सो ट्रेड पेबल्स अकाउंट को भी हिट नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेड रिसीवेबल, यस वी विल क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल एंड अमाउंट इज 3500। ठीक है, डन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्लियर कंपनी टू अप्लाई द कॉन्ट्रा एंट्रीज। ओके, सो ये जो सेंटेंस है ये निश्चित के इसके लिए रिलेटेड है। सो यहाँ पे क्या बोलता है, ये पहले फिर से पढ़ते हैं। Additionally, it has been agreed with another credit customer who also supply goods to Clearco on the credit that amount of 4750 will be offset against their respective receivable and payable balance due to each customer. से क्या होता है बिजनेस में ना, सपोज मैं और कंपनी आपका ए, तो कोई कस्टमर जो होता है ना वो सप्लायर भी होता है, वो हमसे गुड्स खरीदता है। मान लो जैसे कि कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो टायर सपोज एग्जांपल कैसे दूं, गाड़ी बनाने वाला या टायर, ठीक है ऐसा समझो ना, जैसे कि एक बंदा टायर बना रहा है और मैं गाड़ी बना रही हूँ।
पर उसका टायर मैं गाड़ी में लगा दी, मतलब वो सप्लायर है, बट वो बंदा मेरे से गाड़ी लेता है एंड दूसरे पर्सन को बेचता है, दैट मीन्स वो कस्टमर है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री की बात आती है, मतलब अगर उसी बंदे से मेरा पेबल्स भी है एंड रिसीवर्स भी है, तो हम लोग वो ऑफसेट कर देते हैं एक दूसरे से, उसको कॉन्ट्रा एंट्री पास करके, ठीक है। ये कॉन्ट्रा का कंसेप्ट वहां पे आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वही चीज होगा, मतलब कि जो एक कस्टमर था, जो सप्लायर भी था, उससे 47,500 हमको ऑफसेट करने की बात हो रही है, रिसीवेबल पेबल्स जो ड्यू है एक दूसरे पे। So complete the following statement. For clear company to apply the contra entries in its general ledger, it must credit debit the trade payables account and credit debit the receivable account, delete which does not apply. ओके फाइन। सो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्रीज में क्या होगा, हमारा उल्टा होगा। जैसे कि रिसीवल हमारा डेबिट होता है ना, अगर हम लोग कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, तो रिसीवल उस केस में क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रा एडिट में क्या, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा, वो अपोजिट होगा, मतलब अब क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इट मस्ट क्रेडिट डेबिट द ट्रेड पेबल्स। सो ट्रेड पेबल्स क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसको उल्टा करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे, ठीक है। सो डेबिट द ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिट द ट्रेड रिसीवर्स, ठीक है। Okay. Finally, in relation to the amount due to the business, you have been asked to confirm the accounting entries required to record the sales transaction to a credit customer for the goods list price of $2,000. The customer is entitled to 10% trade discount and was also offered 5% early settlement discount if payment is received within 10 days of the invoice date. The customer is expected to take the advantage of the early settlement discount term. State the accounting entries required to record this transaction in the general ledger. Okay. सबसे पहले हमारा गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस वाज 2000। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट कितना का है, 10%, ठीक है। ओके सो ये इमीडिएटली रिड्यूस होगा, मतलब अभी हम लोग इसको 90% कर देंगे, मतलब एट द पॉइंट ऑफ सेल ही हम लोग इसको ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करेंगे। अब आता है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब आप जब परचेस करें वहीं पे इमीडिएटली दे रहे हो। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट सेल होने के बाद कस्टमर से जल्दी पैसा लेने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें भी देखते हैं कि कस्टमर लेगा कि नहीं, लिया तो उसी टाइम एडजस्ट होगा, नहीं लिया तो जब लास्ट में पेमेंट किया तो एडजस्ट होगा, नहीं तो वैसे रहेगा। इसके भी कुछ एंट्रीज है, केसेस है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए आई कैन मेक, बट उसके लिए पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, हाँ हमको वीडियो चाहिए इसकी डिटेल, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। अब ये भी ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ऑल राइट। नाउ अब कितना था, हम लोग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, एंड इसको भी अभी ऑफसेट करेंगे, क्यों कि कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू टेक दोज डिस्काउंट, ठीक है। कस्टमर वो एक्सपेक्ट कर रहा है डिस्काउंट लेगा। अब हम लोग ने कस्टमर को गुड्स बेचा और ये बाकी है, सो ऑब्वियसली डेबिट विल बी योर रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट विल बी योर सेल्स एंड अमाउंट विल बी 1710। 1710 क्यों, क्योंकि कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग टू टेक द डिस्काउंट, ठीक है। सो डिस्काउंट रिसीव नहीं, वी हैव गिवन, सो डिस्काउंट रिसीव को तो हिट नहीं करेंगे। रेवेन्यू के केस में यस वी विल राइट डाउन 1710 एंड अगेन ये फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्मेट इज ऑल राइट, सो वी विल राइट डाउन 1710 एंड यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। एंड ट्रेड रिसीवल में हम लोग 1710 डालेंगे, बट दिस शुड बी ऑन द डेबिट साइड, ओके। Okay, task 2. You have now dealing with a bank reconciliation as at 31st December 2007 and the colleague has provided with the following information. Check not yet presented, check return unpaid by customer bank, lodgement not yet clear, debit balance as per bank statement. Using the information available to you, complete the bank reconciliation as at 31st December 2007. So debit balance as per bank statement. See, बैंक स्टेटमेंट डेबिट मतलब कि वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप का है, बिकॉज जो हम लोग के केस में जैसे डेबिट बैंक हो मतलब हमारा बैंक में पैसा है, क्रेडिट हुआ तो मतलब बैंक से पैसा गया, बट बैंक के केस में उल्टा होता है, उनके में हमारा डेबिट तो उनका क्रेडिट होगा, मतलब बैंक में पैसा है उनको पे करना, उनके लिए वो लाइबिलिटी है। अगर उनका डेबिट है मतलब कि हमारा लाइबिलिटी है पे करना, बैंक के लिए रिसीवेबल है, ठीक है। बैंक के केस में उल्टा होता है।
सो अब हम लोग सर्टेन एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, एंड बैंक को रिकॉन्साइल करना है। सो चेक नहीं प्रेजेंट हुआ है, अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ऑब्वियसली बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा। सो 2400 यहाँ पे ऐड करेंगे, देन सब टोटल यहाँ पे निकल जाएगा, कितना होगा 2400 एंड 1500 को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। लॉजमेंट येट नॉट क्लियर, ठीक है, तो मतलब हम लोग ने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक के थ्रू, वो क्लियर नहीं हुआ है। सो 3400 हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 2400 ऐड करने पे हमारा सब टोटल विल बी 3900, ठीक है, यस, सब टोटल विल बी 3900 एंड लॉजमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है, सो वी विल डिडक्ट, इट विल बी 3400। अभी भी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी विल हैव 500, जो कि 500 अगेन बैंक के लिए डेबिट है, मतलब हमारा कैश बुक में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में होना चाहिए। सो वी विल क्रेडिट एंड चेक रिटर्न अनपेड बाय कस्टमर बैंक, चेक रिटर्न हुआ तो चेक रिटर्न अनपेड बाय कस्टमर बैंक, ये कस्टमर के साइड से चेक आया एंड वो बाउंस हो गया, सपोज हो सकता है उनका बैंक में बैलेंस ना हो या फिर कुछ रीजन की वजह से, बट ये पैसा हमको आएगा। सो दैट मीन्स वी विल ऐड 1000, ठीक है। सो 1000 ऐड करने के बाद हमारा बैलेंस यहाँ पे कितना बचेगा, ओ सॉरी आई मीन ये कस्टमर से क्लीन होना चाहिए, बैंक में पैसा आना चाहिए, बट आया नहीं ना। सो 1000 रिड्यूस होगा, आई मीन 1000 यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद 1500 विल बी ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। Okay, tax 3. Inventory at as close of the business on 31st December 20x7 where value at cost of 198.71. Included in this amount was the product cost of 4000 and due to the change in the legislation no longer meet the current satisfactory standard. Clear could modify this product at a cost of 1500 plan to do so. The product could be sold at 6000. So inventory valuation का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एट लो ऑफ द कॉस्ट एंड एनआरवी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इन्वेंट्री वैल्यू तो हुआ कॉस्ट में एंड इसका अमाउंट 198.71, बट हुआ क्या, यहाँ पे एक गुड्स है, प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट 4000 है, बट ड्यू टू लॉज एंड रेगुलेशन में चेंज होने की वजह से उसका स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा है, उसको मॉडिफाई करने के लिए 1500 एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा 6000 में। अब यहाँ पे एनआरवी निकालोगे तो आपका एनआरवी आएगा 4500, ठीक है, बट स्टिल कॉस्ट लोअर है। सो हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, वी विल सिंपली गिव 198.71, दैट्स इट, ठीक है। So at what valuation the inventory should be stated in the financial statement at 31st December 20x7? It's 198.71. अभी क्या कहता है, complete the accounting policy disclosure note for the inventory for inclusion in the financial statement for the year ended 31st December 2007. Inventory is stated at lower of cost and एनआरबी होगा। सो यहाँ पे कॉस्ट सिलेक्ट, यहाँ पे लोअर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनआरबी, ठीक है, नॉट सेलिंग प्राइस। एनआरबी अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है। एनआरबी में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में ऑल जो कॉस्ट इंकर्ड हुआ था उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो डिडक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए एनआरबी लेंगे यहाँ पे। Complete the following table to state whether each of the following items should be included as a part of the cost of inventory or not. Selling and administrative expense. See, जो कॉस्ट उस इन्वेंट्री को लोकेशन तक लाने में खर्चा हुआ रहता है ना, और उसको कंडीशन में लाने के लिए खर्चा हुआ रहता है, वो ओनली बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद का जो भी कॉस्ट आएगा, पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, वो पार्ट में नहीं आएगा। सो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा पोस्ट कॉस्ट है, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर टू क्लर्क को प्रीमाइसेस, यस, इन्वेंट्री को लोकेशन तक आने तक खर्चा है, इसको इंक्लूड करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट, ये इन्वेंट्री लाने के बाद का खर्चा है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, सो इसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड कंसर्न। एंड लॉन्ग क्वेश्चन का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, गो एंड चेक इट आउट एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।